अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, इसकी कितनी फेजेस है, डिफरेंट फेजेस के बारे में जानेंगे और कंप्लीट व्यू हम देंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट राइट इनटू आवर टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे जो कि वर्ल्ड वाइड एक दिन मनाया जाता है, 28 मई को ये मनाया जाता है। और इसका मकसद ये होता है कि मेंस्ट्रुएशन के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड कर सके और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड कर सके। 28 मई को इसी वजह से मनाया जाता है क्योंकि 28 हमारे पास पाँचवा महीना होता है और इसका यही मकसद होता है कि मेंस्ट्रुअल जब पीरियड स्टार्ट होता है तो इसकी एवरेज जो पीरियड होता है, इसकी एवरेज टाइम होता है वो 5 डेज़ होती है। इस वजह से मई का इंतखाब किया और 28 का इस वजह से इंतखाब किया क्योंकि मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है वो एवरेज 28 डेज़ में कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन, इसको हम पीरियड भी कहते हैं या मंथली भी कहते हैं और ये रेगुलर डिस्चार्ज होता है ब्लड या फिर म्यूकोसल टिश्यू किस चीज़ से, इनर लाइनिंग ऑफ द यूटेरस। यूटेरस की जो इनर लाइनिंग होती है उसकी जो रेगुलर डिस्चार्ज होती है किस चीज़ के ज़रिए, थ्रू वेजेना, वेजेना के ज़रिए बाहर जाती है। अच्छा, द फर्स्ट पीरियड यूजुअली बिगिंस बिटवीन 12 एंड 15 ईयर्स ऑफ एज। जो फर्स्ट पीरियड होता है इसको हम मेनार्क भी कहते हैं। ये 12 to 15 ईयर के दरमियान स्टार्ट होता है और जब भी फर्स्ट टाइम किसी वमेन को, किसी फीमेल को ये हो जाए तो इसको हम मेनार्क कहते हैं। However, period may occasionally start as young as 8 years old and still be considered normal। और ख़ास तौर पर हमें ऐसे केसेस देखने को मिले हैं कि 8 इयर्स के बच्चे को हमारे पास वो मेंस्ट्रुएशन हो जाती है और वो भी नॉर्मल कंसिडर किया जाता है क्योंकि ये हमारे पास डेवलप्ड कंट्री में होती है। अच्छा, इस ये बताया कि द एवरेज एज ऑफ द फर्स्ट पीरियड इज जनरली लेटर इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उसमें एवरेज जो एज है वो कम होता है और जो डेवलप्ड वर्ल्ड है इसमें अर्लियर होता है। फॉर एग्जांपल 8 ईयर में जब हमको मेंस्ट्रुएशन हो। इसके बाद टाइपिकल लेंथ of time between the first day of one period and the first day of the next is 21 to 45 days in young women। जो टिपिकल लेंथ होता है फर्स्ट डे ऑफ पीरियड की, यानी जब से पीरियड स्टार्ट हो जाता है और दूसरे पीरियड के फर्स्ट डेज तक हमारे पास जो एवरेज होता है वो 21 to 45 डेज के दरमियान होता है वोमेन में, यंग वोमेन में। और 21 to 31 डेज एडल्ट में होता है, लेकिन इसकी जो एवरेज है वो 28 डेज होती है। ब्लीडिंग यूजुअली लास्ट अराउंड 2 to 7 डेज। अब ब्लीडिंग हमारे पास जब पीरियड हो जाए तो ये हमारे पास 2 या 7 दिन के दरमियान ही ख़त्म हो जाती है और हमारे पास जो एवरेज होता है वो 5 डेज होती है। मेंस्ट्रुएशन स्टॉप occurring after menopause which usually occurs between 45 and 55 years of age। जो मेंस्ट्रुएशन का स्टॉप हो जाना वो 45 to 55 ईयर के दरमियान स्टॉप हो जाता है जिसको हम मोनोपाज कहते हैं। और ऐसी औरत जो इसकी काबिल नहीं होते हैं कि वो बच्चे पैदा कर सके उसको हम मोनोपाज कहते हैं। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनार्क। जिस तरह हमें पता है कि फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को हम मेनार्क कहते हैं। पीरियड आल्सो स्टॉप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी हो तो पीरियड स्टॉप हो जाता है एंड टाइपिकली डू नॉट रिज्यूम ड्यूरिंग द इनिशियल मंथ ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। जो ही माँ बच्चे को दूध देती है इनिशियल मंथ में, तो ये जो है ना रिज्यूम नहीं होती है, यानी मेंस्ट्रुएशन फिर से स्टार्ट नहीं होती है क्योंकि वो बच्चों को दूध दे रही होती है माँ। इसके बाद इसके डिसऑर्डर होते हैं हमारे पास। फिर सबसे पहले ओलिगो एवोल्यूशन। ओलिगो एवोल्यूशन में ऐसा होता है कि इनफ्रीक्वेंट और इर्रेगुलर एवोल्यूशन। जो अंडा होता है एग, वो इर्रेगुलर या फिर इनफ्रीक्वेंट ओवुलेट हो जाता है
और दूसरी जो डिसऑर्डर है वो इनओवुलेशन है, यानी ओवुलेशन का एब्सेंट होना। अंडा बन नहीं रहा होता है, तो इस वजह से इस किस्म के डिसऑर्डर को इनओवुलेशन कहते हैं। इसके बाद मेनार्क फर्स्ट मेंस्ट्रुअल का ये जनरल टॉपिक है, जनरल जो है ना वो टॉपिक है। इसके बाद सप्रेस्ड ओवुलेशन ऐसा होता है कि अपसेटिंग द ओवुलेशन को हम अपनी मर्जी से स्टॉप कर लेते हैं। पोलर बॉडी वो होते हैं a small haploid cell that is formed alongside in as an egg cell during oogenesis but which generally does not have the ability to be fertilized। जब ये हमारे पास एग बन रहा होता है, oogenesis का प्रोसेस हो रहा होता है, तो सबसे पहले जो हेप्लॉइड ये सेल होता है, इसके साथ साइटोप्लाज्म की कंटेंट कम होता है और इसी वजह से इसकी एबिलिटी नहीं है कि ये फर्टिलाइज हो जाए। और अगर फर्टिलाइज हो भी गया तो इसके लिए जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो खुराक होता है वो काफ़ी नहीं होता है ताकि वो आगे जाके एक फिटस बने या फिर एम्ब्रॉय बने। तो इस वजह से हम इसको पोलर बॉडी कहते हैं। पोलर बॉडी ट्वेनिंग एक हाइपोथेसाइज्ड फॉर्म है ऑफ ट्वेनिंग की, जिसमें हमारे पास मियासिस में जब पोलर बॉडी फर्टिलाइज हो जाए स्पर्म के साथ, वो डिसइंटीग्रेट ना हो जाए, तो इसको हम पोलर बॉडी ट्वेनिंग कहते हैं और एक बच्चा पैदा हो जाता है और वो बच्चा ज़्यादातर कमज़ोर सा होता है और ज़्यादा देर तक वो ज़िंदा नहीं रह सकता है। अच्छा, ये पिक्चर है, सबसे पहले हम इसको प्राइमोर्डियल फॉलिकल कहते हैं। ये देखो, ये जो प्राइमरी मदर सेल होते हैं इसको हम प्राइमोर्डियल फॉलिकल कहते हैं, जो ये ओवरी में होता है। और इसके बाद जो दूसरा है इसको हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ये इसकी ओव्यूलेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, तो इसको हम प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। इसके बाद हम इसको ओसाइट कहते हैं, थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है और इसको हम फिर सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं और फिर इसको हम ग्राफियन फॉलिकल। ये ग्राफियन फॉलिकल में हमारे पास मैच्योर एग होता है, लेकिन ओवुलेट होने से पहले हम इसको ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। और इसके बाद ये ओवम रिलीज हो जाता है और ओवम की जो बच जाता है, हम इसको क्या कहते हैं, कार्पस ल्यूटम, ये डिवेल्प हो रहा होता है और इसके बाद कार्पस ल्यूटम बन जाता है और फिर जब अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो फिर इसकी कार्पस अल्बिकेन बन जाता है, डीजेनरेटेड कार्पस ल्यूटम। और इसके डिफरेंट फंक्शन होते हैं, वो आगे मैं जाके आप लोगों को समझाऊंगा कि कार्पस ल्यूटम की क्या फंक्शन होती है। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर लेते हैं ताकि बच्चे को सपोर्ट दे सके। अच्छा, मेंसेस क्या होता है, ब्लड एंड अदर मैटर डिस्चार्ज फ्रॉम द यूटेरस इट मेंस्ट्रुएशन। अच्छा, ब्लड जब यूटेरस के में से डिस्चार्ज हो जाती है उसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। देखो, इसको सीक्वेंस वाइज आपको ऊपर से ओव्यूलेशन दिया हुआ है और नीचे से जो यूटेरिन लाइनिंग है एंडोमेट्रियम, उसकी जो डिग्रेडेशन या फिर बनना इसका शो हो रहा होता है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर मेंस्ट्रुअल फेज में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया। प्रोलिफेरेटिव फेज में हमारे पास ये बनना शुरू हुआ क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल बन गया। ग्राफियन फॉलिकल एस्ट्रोजन रिलीज करता है, एस्ट्रोजन जाके यूट्रीन लाइनिंग को थिक कर लेता है ताकि एम्ब्रॉय इम्प्लांट हो सके। अच्छा, इसके बाद जब ओव्यूलेशन की प्रोसेस होता है, अंडा रिलीज हो जाता है, तो यहाँ पर अंडे का रिलीज होना, यूटेरिन लाइन फुली डिवेल्प होता है और अब अंडा जो डक होता है ओविडक, उसमें इंतज़ार कर रहा होता है किसके लिए, स्पर्म के लिए। अब जाके सिक्रेटरी फेज हो गया। सिक्रेटरी फेज में हमारे पास ये इसमें सिक्रीशन होता है किस चीज़ के लिए, ताकि बेबी को मेंटेन कर सके। प्री मेंस्ट्रुअल फेज में अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो ये मेंटेन हो जाएगा क्योंकि
कार्पस लूटम जो दो टाइप्स ऑफ हार्मोन्स रिसीक्रेट कर रहे होते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, उसको वो ये इसको मेंटेन करेगा। और इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेनस आर्टरियल सिस्टम होते हैं, जो एक सिस्टम होता है बेबी के लिए ताकि उसको फिर अकोमोडेट कर सके। मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टेज डे 1 से डे 5 तक। जिस तरह हमें पता है अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो फिर यूटेरिन लाइनिंग जो है वो शेड ऑफ हो जाते हैं, विजाइना के ज़रिए बाहर चले जाते हैं। ये डे 1 to 5 है। अच्छा, फर्स्ट डे ऑफ मेंस इज द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक हो गया। यूटेरिन लाइनिंग, एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन एंड ब्लड फ्लोज थ्रू द यूटेरस थ्रू वेजाइना। ये भी ठीक हुआ। पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन ब्लड स्ट्रीम। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट कर रहा होता है ब्लड स्ट्रीम में। वो सीधा जाके फॉलिकल के ऊपर वो अमल करता है। अब ये हार्मोनल कंट्रोल ऑफ ओजेनेसिस, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो गया और ये भी जाके ओवरी को स्टिमुलेट करेगा, फॉलिकल्स बनाएंगे। और फॉलिकल जो है ना वो फॉर एग्जांपल ग्राफियन फॉलिकल बन गया, ग्राफियन फॉलिकल एस्ट्रोजन बनाएगा। और हायर कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन स्टॉप द सिक्रीशन ऑफ एफएसएच, एफएसएच की सिक्रीशन स्टॉप करेगा और वो फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रेट करेगा। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आगे जाके ओवुलेशन करेगा, यानी ग्राफियन फॉलिकल से वो अंडे को रिलीज करेगा। और इसके बाद कार्पस लूटम बन जाएगा और कार्पस लूटम भी सीक्रेट करेगा दो टाइप्स ऑफ हार्मोन, जिस तरह मैंने बताया प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दो बार रिलीज हो जाएगा और ये कार्पस लूटम 10 दिन के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो। आगे जाके फॉलिकल स्टेज में हमारे पास फॉलिकल स्टेज वो होता है जब फॉलिकल मैच्योर होता है, अंडा रिलीज हो जाता है। डे 6 से डे 13 तक इफेक्ट ऑफ एफएसएच सिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल इन ओवरीज। वन फॉलिकल डेवलप इनटू ग्राफियन फॉलिकल। सारे फॉलिकल में से एक फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में मैच्योर हो जाता है। ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है? इज अ फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर इन द मेमिलियन ओवरी which within which in ovum develops prior to ovulation। ओवुलेशन से पहले ये एक फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें ओवम होता है और वो डेवलप हो रहा होता है। एफएसएच जो है ना वो स्टिमुलेट करता है फॉलिकल्स को और टू सीक्रेट एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन तब सीक्रेट होगा जब ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगी। अब एस्ट्रोजन की जो मैंने बताया कि इसकी क्या इफेक्ट है, एस्ट्रोजन काजेज रिपेयर इन ग्रोथ ऑफ यूटेरिन लाइनिंग। मैंने पहले ही बताया कि यूटेरिन लाइनिंग जो है वो यूटेरस के ऊपर जो लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम, वो इसको ग्रोथ करेगा, मेक इट थिक एंड स्पॉन्जी, स्पॉन्जी बनाएगा और ब्लड वेसल से वो उसको थिक करेगा। हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन इनहिबिट एफएसएच। जब कंसंट्रेशन एस्ट्रोजन की हाई हो ब्लड में तो एफएसएच इनहिबिट हो जाएगा, स्टॉपिंग डेवलपमेंट ऑफ मोर फॉलिकल्स। और मोर फॉलिकल्स बनना स्टॉप हो जाएंगे क्योंकि हमें तो एक अंडे की ज़रूरत होती है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन आल्सो स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड्स टू सीक्रेट यूटिलाइजिंग हार्मोन्स। जब हमारे पास एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो ब्लड में तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सीक्रेट हो जाती है और पिट्यूटरी ग्लैंड स्टॉप हो जाती है एफएसएच को रिलीज करना। अच्छा, इफेक्ट ऑफ एलएच। एलएच क्या करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओवुलेशन को काज करता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्पस लूटम, कार्पस लूटम बन जाता है। कार्पस लूटम दो किस्म के हार्मोन सीक्रेट कर लेते हैं, जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन होते हैं। और प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की क्या काम होता है? प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन यूटेरिन लाइनिंग बाय थिकनिंग इट फर्दर। पहले तो ये एस्ट्रोजन ने थिक किया था, अभी प्रोजेस्टेरॉन जो है इसको मजीद जो है ना वो थिक कर लेता है एंड बी रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज। और ज़्यादातर ब्लड कैपिलरीज जो है उसमें से चले जाते हैं। और एक ये क्यों होता है? क्योंकि एम्ब्रॉय को इम्प्लांट करने में आसानी हो। प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट ओवुलेशन। अब ज़्यादा मिकदार प्रोजेस्टेरॉन की है ब्लड में तो ओवुलेशन नहीं होगी, और ओवुलेशन नहीं होगी तो एफएसएच की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। एफएसएच कम होगी तो फॉलिकल स्टिमुलेट नहीं होगा, ज़ाहिरी बात है। तो जब फॉलिकल स्टिमुलेट नहीं होगा तो ओवुलेशन किस तरह होगी, ये भी ज़ाहिरी बात है।
व्हाट हैपन एफ फर्टिलाइजेशन, अगर अब जब फर्टिलाइजेशन होती है तो फिर क्या होता है, देखते हैं। ज़ाइगोट विल एम्बेड itself विद यूटेरिन लाइनिंग, जो ज़ाइगोट होता है वो यूटेरिन लाइनिंग में से एम्बेड हो जाता है। ये जो एरो का निशान है वो ज़ाइगोट यूटेरिन लाइनिंग में एम्बेड हो गया। एम्ब्रो सीक्रेट हार्मोन, एम्ब्रो एक हार्मोन सीक्रेट करता है विच प्रिवेंट द कार्पस्लूटम फ्रॉम ब्रेकिंग, और जो कार्पस्लूटम को ब्रेक होने से बचाता है। कार्पस्लूटम क्या होता है, अच्छा ये भी ट्विस्ट है, जो एम्ब्रॉय होता है ज़ाइगोट वो एक खास किस्म के हार्मोन सीक्रेट कर लेता है जो कि कार्पस्लूटम की हेल्थ को मेंटेन कर लेता है, और उसकी जो है ना रिटर्न उसकी मुतबादिल इसकी बदले में वो क्या कर लेता है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन सीक्रेट कर लेता है ताकि ये जो एंडोमेट्रियम है, यूटेरिन लाइनिंग है, वो मेंटेन रहे। और ये जो एम्ब्रॉय है तब तक हार्मोन सीक्रेट कर लेते हैं जब तक प्लेसेंटा फॉर्म प्लेसेंटा की फॉर्मेशन ना हो, तब तक ही अपने हार्मोन सीक्रेट कर लेते हैं ताकि कार्पस्लूटम मेंटेन हो। कार्पस्लूटम कंटिन्यूज सीक्रेटिंग प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन अंटिल प्लेसेंटा इज एबल टू टेक ओवर द प्रोडक्शन। ये भी मैंने बात बता ली। अच्छा, व्हाट हैपन इफ नो फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो फिर क्या होगा, तो एग विल ब्रेक डाउन, एग टूट जाएगी। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स प्रोडक्शन विल बी स्टॉप ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन इन ब्लड, प्रोजेस्टेरोन की ब्लड में ज़्यादा कंसंट्रेशन होना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टॉप हो जाएगी। जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ना हो तो कार्पस्लूटम ब्रेक हो जाएगी, कार्पस्लूटम ब्रेक हो जाएगी तो फिर प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट नहीं होगी, और थिकनेस ऑफ यूटेरिन लाइनिंग वो भी मेंटेन नहीं होगी। तो फिर क्या होगा, थिकनिंग वो फिर डिग्रेडेट हो जाएगी और यूटेरिन विजाइना के ज़रिए बाहर जाएगी। इफ एसएच इज़ अगेन प्रोड्यूस्ड, दोबारा से एसएच बन जाएगी और पिट्यूटरी ग्लैंड वो स्टिमुलेट करेगी, तो एसएच बनना शुरू हो जाएगा, फिर ये साइकिल रिपीट हो जाएगा। लाइनिंग फ्लो फ्रॉम द यूटेरिन एट 28 28th 29th डे बिगिनिंग ऑफ साइकिल, ये भी समझ में आ गया। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, मेंस्ट्रुअल से पहले जितनी भी सिंड्रोम होते हैं वो क्या होते हैं, अप टू 80% ऑफ वुमेन रिपोर्ट हैविंग सम सिम्टम प्राइवर टू मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन से पहले 80% ऐसी औरतें होती हैं जो ये सिम्टम शो कर रहे होते हैं। कॉमन साइन एंड सिम्टम इंक्लूड एक्नी, एक्ने होती है उसकी फेस पे, उसके बैक पे, टेंडर ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट में पेन फील कर रहा होता है, ब्लोटिंग, स्वेलिंग होती है, फीलिंग टायर्ड, इरिटेबिलिटी एंड मूड चेंजेस होते हैं। और एक अगर ये सिम्टम आप शो कर रहे हो तो इसका मतलब है कि ये प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है, ये हर एक को होता है, 80% वुमेन को ये होता है लाजमी। अभी सवाल पैदा होता है कि डू बर्ड्स हैव मेंस्ट्रुएशन, नेम इन फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म दैट हैव मेंस्ट्रुएशन लाइक ह्यूमन। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जितने भी डिसऑर्डर है, अगर पीरियड ना हो तो इसको हम एमाइनूरिया कहते हैं। अगर पीरियड 15 और 15 ईयर की 15 ईयर की एज में ना हो तो इसको माइनूरिया कहते हैं, एमाइनूरिया। और अगर 90 डेज के अंदर ना आए तो इसको भी एमाइनूरिया कहते हैं। अदर प्रॉब्लम विद द मेंस्ट्रुअल साइकिल इंक्लूड पेनफुल पीरियड, जिसको हम डिस्मेनोरिया कहते हैं, एंड एबनॉर्मल ब्लीडिंग सच इज ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड एंड हेवी ब्लीडिंग, इसकी भी अपने अपने नाम होते हैं, आगे जाके मैं आप लोगों को समझाऊंगा। मेंस्ट्रुएशन इन अदर एनिमल्स अकर्स इन प्राइमेट्स, प्राइमेट्स में होता है, सच इज एपिज इन मोंकीज में होता है, और बैट्स में होते हैं, एलिफेंट्स, शरीर में ये मेंस्ट्रुएशन होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर ड्यू टू द राइज इन फॉल ऑफ हार्मोन, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों होता है, क्योंकि हार्मोन्स की राइज और फॉल होती है। दिस साइकिल रिजल्ट इन द थिकनिंग ऑफ लाइनिंग ऑफ यूटेरस, और इस फॉल इन राइज की वजह से यूटेरिन लाइनिंग की थिकनिंग या फिर थिनिंग होती है, एंड द ग्रोथ ऑफ एग, और एग की ग्रोथ होती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अच्छा, एक और बात है, द एग इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी अराउंड डे 14 इन द साइकिल। डे 14 में हमारे पास एग रिलीज हो जाती है फॉलिकल से। द थिकनिंग लाइनिंग ऑफ दैट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रॉय, और ये जो थिकनिंग लाइनिंग होती है, थिकन लाइनिंग, ये यूटेरस में जो ये होती है, वो एम्ब्रॉय को क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट इम्प्लांटेशन के बाद।
If pregnancy doesn't occur, the lining is released in what is known as menstruation. अगर प्रेगनेंसी नहीं हो तो फिर ये लाइनिंग रिलीज हो जाता है जिसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ये भी हमारे पास इसकी मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, ये भी बड़ी बहुत अहम है। इरेगुलर पीरियड को हम ओलिगोमेनोरिया कहते हैं। शॉर्ट और एक्सट्रीमली लाइट पीरियड को हम हाइपोमेनोरिया कहते हैं। ये शॉर्ट होते हैं 14 डेज में या 15 डेज में या फिर 17 डेज में हमारे पास जो जब होता है तो हम उसको हाइपोमेनोरिया कहते हैं। टू फ्रीक्वेंट, अगर 21 डेज के अंदर दो या दो से ज़्यादा मरतबा आया गया हो पीरियड तो इसको हम पॉलीमेनोरिया कहते हैं। एक्सट्रीमली हीव अ लॉन्ग पीरियड, बस फीमेल के अंदर एक्सट्रीमली हीव और लॉन्ग पीरियड होता है जिसको हम हाइपरमेनोरिया कहते हैं। और एक्सट्रीमली पेनफुल पीरियड जिसको हम डिसमेनोरिया कहते हैं। ब्रेकिंग डाउन ब्लीडिंग, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग इन स्पाटिंग होता है पीरियड के दरमियान जिसको हम मेटोरिजिया कहते हैं। नॉर्मल इन मेनी फीमेल, ये मेरे फीमेल में नॉर्मल होता है। और एब्सेंट पीरियड में हम इसको एमेनोरिया कहते हैं। There is a movement among gynecologists to discard the term noted above, which, although they are widely used, do not have precise definition. Many now argue to describe menstruation in simple three terminology. ज़्यादातर जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं वो इसको जितनी भी डिसऑर्डर है उसकी 3 बेस के ऊपर इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। साइकिल रेगुलरिटी, ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, वॉल्यूम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। साइकिल रेगुलरिटी, इरेगुलर हो, रेगुलर हो, एब्सेंट हो, इसके लिए डिफरेंट नेम दी हुई है। ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ड्यूरेशन कितनी है, प्रोलॉन्ग है, नॉर्मल है, शॉर्टन है, इसके लिए डिफरेंट नेम दी हुई है डिसऑर्डर को। वॉल्यूम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, कितनी वॉल्यूम है इसकी, हेवी है, नॉर्मल है या लाइट है, इसके बेस पे इसको डिफरेंट नाम दी हुई है। तो आज था ये हमारा लेक्चर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। होपफुली आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह साइकिल तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।